अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाई थी। इसके चैप्टर 1 जो कि एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी सिस्टम पे है, ठीक है। इसमें थॉरैक्स, स्टर्नम और रिब्स को हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी, जिसमें हम मेनली 3 चीज़ों को कवर करेंगे। मसल्स ऑफ वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एनाटॉमी ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप CPPT में जो पढ़ते हो, आप स्टार्ट करते हो, तो मसल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि चेस्ट फिजियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेस्ट फिजियो में हमारी जितनी भी COPD, एम्फाइजिमा, इस तरह की पैथोलॉजीज़ आ रही होती हैं, तो उसके अंदर हमने मसल्स पे वर्क करना होता है, तो मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कहा था कि मसल्स ऑफ वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन क्या है? एयर को इनहेल करना, ठीक है, बॉडी के अंदर, और एक्सहेल करना एयर को क्या है? एक्सपायरेशन, ठीक है। अब जब एयर इनहेल करते हैं, यानी हम अपने लंग्स के अंदर बाहर से इन्वायरमेंट से एयर लेते हैं, तो वो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आएगी, ठीक है। और जब एक्सहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जाएगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे इंस्पायरेशन हम पढ़ते हैं। इंस्पायरेशन में मैंने लिखा है एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अगर इसके कंपैरेटिवली हम एक्सपायरेशन देखें तो वो एक पैसिव प्रोसेस है। अब एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है? एक्टिव की बात तब करते हैं जब मसल का वर्क हो, ठीक है, मसल काम करें, मसल कॉन्ट्रैक्ट करें और हमारे पास इंस्पायरेशन हो। अब मसल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है यहाँ पे, जबकि एक्सपायरेशन में क्यों नहीं पड़ती? तो ये देखें, जब एयर को इनहेल करना है, हमने लंग्स के अंदर लेके जाना है, तो लंग्स ने क्या करना है? एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए चेस्ट कैविटी के अंदर, क्योंकि और दूसरा ये कि जो हमारा प्रेशर है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल इक्वल होता है। जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों को पता होगा 760 mmHg, यानी कि मिलीमीटर मरकरी, इतना होता है। तो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतना ही हमारे लंग के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे इस प्रेशर को क्या होना है? नेगेटिव होना है, कम होना है, ताकि एयर ईजिली बाहर से अंदर की तरफ मूव करे, वरना अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो अब क्या करना है? उसके लिए हमें ज़रूरी है कि चेस्ट कैविटी जो है वो मूव करे। मूव कहाँ करे? वो बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करे। जब आउटवर्ड फॉरवर्ड मूव करेगी, तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक तो हमारे पास डायामीटर, ठीक है। डायामीटर क्या है? थोरेसिक कैविटी का डायामीटर इंक्रीज़ होना चाहिए इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है। डायामीटर इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा स्पेस आएगी हमारे पास, तो एयर लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, एयर ज़्यादा अंदर आएगी, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम, जब आप थोरेसिक कैविटी का डायामीटर इंक्रीज़ कर दोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या वॉल्यूम क्या है? वो थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो कम होगी वो क्या होगा? हमारे पास प्रेशर, ठीक है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। सॉरी, मैं ऊपर शायद इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोल गई हूँ, तो इंट्राथोरेसिक है ये, इंट्राक्रेनियल नहीं। इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज़ होना है, ताकि एयर जो है ईजिली अंदर आ सके। अब इस सब के लिए, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए मसल्स को वर्क करना पड़ेगा। अब कौन से मसल हैं जो इंस्पायरेशन के दौरान वर्क करते हैं? वो हमारे पास मसल हैं, एक तो है डायाफ्राम, ठीक है, जो मेन और प्राइमरी मसल कहा जाता है इंस्पायरेशन का, ठीक है। रेस्ट होता है जब नॉर्मली हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं, कोई कफिंग नहीं, हफिंग नहीं, इस तरह, या एक्सरसाइज के दौरान जो है हम फोर्सफुली ब्रीद कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन नहीं है, रेस्ट में है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो डायाफ्राम मेन मसल है, प्राइमरी मसल है जो यूज़ होता है समहाउ। इसके साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये वर्क करता है। बाकी जो मसल हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि अगर आप कफ करते हैं, ठीक है, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस दौरान आपको फोर्सफुली ब्रीथ करना पड़ रहा है, तो उस दौरान जो आपके मसल्स हैं वो दूसरे मसल यूज़ हो रहे हैं। इन मसल को हम कहते हैं एक्सेसरी मसल्स, ठीक है। एक्सेसरी मसल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे नाम बताती हूँ, और हम लोगों ने ये डिटेल में भी करना है इस सब को। तो पहला पेक्टोरालिस मेजर माइनर, ठीक है, SCM, ये सारे आपके नेक और थोरेसिक केज के जो मसल हैं ना, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्ट्रेटस इंटीरियर, स्केलिनी, एरेक्टर स्पाइनी, और साथ में ट्रेपीजियस, अपर ट्रेपीजियस, अपर फाइबर, ठीक है। ये सारे हम देख लेते हैं कि ये मसल हमारे पास इंस्पायरेशन के। अब एक और चीज़ डायमीटर की में हम बात करते हैं कि डायमीटर किस तरह से होता है। मैंने कहा था डायमीटर थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज़ हो जाता है। अब डायमीटर ना 3 तरह से होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। इंस्पायरेशन के दौरान थोरेसिक
थोरेसिक केज जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से डायमीटर इंक्रीज़ होगा। कौन सा डायमीटर इंक्रीज़ होगा? एक तो एंटीरो पोस्टीरियर, एक है हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर और एक वर्टिकल डायमीटर। अब ये तीनों क्या हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये अगर आप देखें, ये मैंने छोटू सा यहाँ पे रिब केज बनाया है, तो ये रिब केज जो है ये रिब्स हैं हमारे पास, ठीक है। जब ये यहाँ से अपवर्ड रिब मूव करेंगी या डाउनवर्ड मूव करेंगी, ठीक है, तो जो डायमीटर इंक्रीज़ होगा वो क्या होगा? वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। वर्टिकल डायमीटर होता है कि चेस्ट कैविटी का ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो डायमीटर है वो अगर इंक्रीज डिक्रीज़ हो तो वो वर्टिकल है, ठीक है। अगर इस तरह से चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, तो चेस्ट कैविटी, तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर है। इसी के साथ एंटीरो पोस्टीरियर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ये यहाँ पे खड़ा है, तो इसके चेस्ट मूव करेगी बाहर की तरफ या ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मूव करेगी, तो ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर हमारे पास क्या है? एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इसको कहते हैं, आगे से पीछे की तरफ। यानी कि अगर स्टर्नम फॉरवर्ड मूव करता है तो ये डायमीटर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसी तरह रिब्स अगर आगे अपवर्ड मूव करती हैं तो ये डायमीटर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिटेल में ये डायग्राम है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें, जब ये रिब्स ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करेंगी, या ये जो है ये हमारे पास डायफ्राम मसल है। डायफ्राम, ये आपको शेप नज़र आ रही है, डायफ्राम को हमने डिटेल में पढ़ना है। डायफ्राम के फीचर हैं, पहली चीज़ तो डायफ्राम जो है हमारे पास मेन प्राइमरी मसल है। जब भी डायफ्राम का पूछा जाएगा आप बताओगे ये प्राइमरी मसल है इंस्पायरेशन का, ठीक है, नॉट एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान। अब डायफ्राम की ये जो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन है वो क्या होती है? ये आर्च शेप होता है या डोम शेप होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लोर बना रहा है थोरेसिक कैविटी का, ठीक है। इसके नीचे थोरैक्स के नीचे बिल्कुल पड़ा है, इसका फ्लोर बना रहा है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या है? इसके फाइबर्स जो हैं आप देख रहे होंगे, 3 तरह के कंपोनेंट है मस्कुलोस्केलेटल। एक हमारे पास ये जो यहाँ से आ रहा है रिब्स से, ये कोस्टल पार्ट है, ठीक है। यहाँ से जो आ रहा है ये स्टर्नल पार्ट है, और उसके अलावा ये क्या है? लंबर पार्ट। 3 पार्ट जब मिल के यूनाइट होके एक टेंडन सा बना देते हैं। ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट सा सेंट्रल टेंडन बना देते हैं। तो ये इसकी शेप होती है और इसके अंदर 3 ओपनिंग होती हैं, ठीक है। ये आपको ओपनिंग नज़र आ रही है। एक ओपनिंग, अच्छा, ये स्टार्ट में ना हमारे पास क्या होता है, इसको हम डिवीजन कर लेते हैं हेमी डायाफ्राम में, ठीक है। एक हमारे पास राइट हेमी डायाफ्राम है, एक हमारे पास लेफ्ट हेमी डायाफ्राम है। अब ये जो राइट वाली साइड है ये लीवर के अंदर आ जाती है नीचे, ठीक है। ये लीवर ऊपर होगा, इसके नीचे होगी, तो ये वाला ना थोड़ा सी इसके फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है लीवर। अब ये जो दूसरे वाले हैं लेफ्ट साइड वाले, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि ये जब यूनाइट हो रहे होते हैं फाइबर्स, तो सम टाइम यहाँ पे ये क्योंकि वीक है, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ओपनिंग सी रह जाती है। 3 ओपनिंग तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा ओपनिंग हो जाए, ज़्यादा बड़ी ओपनिंग हो जाए, सही से यूनाइट ना हो, तो वो क्या होता है? एब्डोमिनल कंटेंट, नीचे से एब्डोमिन है सारा, ठीक है। तो एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो मूव कर जाते हैं इन ओपनिंग के थ्रू, जिसको हर्निया कहते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पैथोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और समटाइम डेथ भी हो जाती है इसमें, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अच्छा, ओपनिंग कौन कौन सी होती है? नॉर्मल ओपनिंग जो है हमारे पास 3 है। ये जो ओपनिंग है ये इन्फीरियर वेना केवा की है, यहाँ से ऊपर से इन्फीरियर वेना केवा जो है यहाँ से नीचे से एब्डोमेन से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, इस ओपनिंग के थ्रू। ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास एसोफेगस के लिए, ठीक है, एसोफेगस मूव करेगी। और ये जो है एब्डोमिनल एओर्टा के लिए। ये 3 ओपनिंग नॉर्मल होती हैं डायफ्राम के अंदर। अब इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि डायाफ्राम, ये नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन है। इंस्पायरेशन के दौरान ये सेंट्रल टेंडन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायाफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। किस तरह से? मतलब फॉर एग्जांपल ये डोम शेप थी, इस तरह से पड़ा हुआ है। अब जब ये हमारे पास क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो शेप ऐसी हो जाएगी, ठीक है। जब ये ऐसी हुई है शेप, तो ये जो सारी स्पेस है ना, ये डायमीटर है, ये इंक्रीज़ हो गया है, स्पेस आ गई है, वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे। तो वॉल्यूम की वजह से लंग को एक्सपेंड करने के लिए स्पेस मिल गई है, वॉल्यूम मिल गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से लंग एक्सपैंड करेंगे और एयर मूव करेगी इनवर्ड, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है, ये बात याद रखनी है डायफ्राम। और जब डायफ्राम रेस्टिंग में होता है तो इस तरह डोम शेप या आर्च शेप होता है, ठीक है। ये डायफ्राम के लिए हो गया, ठीक है। मज़ीद में फीचर मैंने लिखे हुए भी हैं, वो भी आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ याद करनी है, जो हमने कहा था एक एक्टिव प्रोसेस है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम हुआ, प्राइमरी मसल, ठीक है। दूसरा मसल मैंने कौन सा बताया था, आप बताएं। हाँ जी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में एक चीज़ कि यहाँ पे ये जो हमारी रिब है ना,
अपर रिब और लोअर रिब, ठीक है, इनके दरमियान हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है। अब उसके फाइबर्स होते किस तरह से हैं ये आपने लाजमी याद रखना है। इस तरह से फॉरवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फाइबर्स हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अपर और लोअर रिब के दरमियान में, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर यहाँ पे। तो ये जो है ये फाइबर्स, अब ये जो क्योंकि ये अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, तो ये जब कांटेक्ट करेंगे तो ये क्या होते हैं कि ये नीचे वाली रिब को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, उठाते हैं, ऊपर वाली को नीचे नहीं आने देते, नीचे वाली को ऊपर उठाएंगे। जब इसको यूं करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास रिब्स एलिवेट करेंगी, ठीक है, ये बात याद रखना है। रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगी, एलिवेट करेंगी, तो क्या होगा कि हमारा डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये दो मेन मसल थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, ये एलिवेशन ऑफ रिब्स की वजह से होता है। और जो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, इसकी वजह से। दो और मूवमेंट्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे इंस्पायरेशन में दो मूवमेंट्स होती हैं, एक है बकेट हैंडल मूवमेंट और एक है पंप हैंडल मूवमेंट, ठीक है। अब बकेट हैंडल मूवमेंट क्या है और पंप हैंडल क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ। जो पंप हैंडल है ना वो हमारी अपर रिब्स मतलब 7 से 6 रिब्स में होती है, ठीक है। 2 से 6 रिब्स के में जो मूवमेंट होती हैं वो हमारे पास पंप हैंडल में आती हैं। आगे मैं डायग्राम से दिखा के बताती हूँ होती क्या है पंप हैंडल मूवमेंट। और जो बकेट हैंडल है ये 7 से 10 रिब में, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब उसके अलावा डायग्राम से दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, अब ये जो है ना ये स्टर्नम है, ये रिब्स है, ठीक है। अब ये बकेट हैंडल मूवमेंट है। बकेट हैंडल मूवमेंट मैंने किन रिब्स में बताया था आपको, जो लोअर रिब्स थी यानी कि 7 से ऑनवर्ड थी, नीचे वाली रिब्स जो कि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, वो वाली रिब्स। तो इसमें क्या होता है कि ये वैसे स्टर्नम के साथ एग्जांपल देने के लिए मैंने लिख लिया है, लेकिन ये मूवमेंट बकेट हैंडल वाली है। अब बकेट हैंडल जो है ये क्या है, बकेट का ये एक हैंडल है, हमारे पास एक बकेट है, ठीक है। जब हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है, तो ये एक तो अपवर्ड मूव करेगा, दूसरा ये आउटवर्ड मूव करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। ये रिब्स हैं, ये हमने हैंडल किया, तो ये थोड़ा सा डायमीटर इस तरह इंक्रीज़ होगा। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक आया है ये इस तरह से डायमीटर इंक्रीज़ होगा, तो इसको कहते हैं ट्रांसफ़र डायमीटर हमारे पास बढ़ गया, ठीक है, ये बकेट हैंडल मूवमेंट की वजह से। अब बकेट हैंडल एग्जांपल दी गई रिब्स की, ठीक है। रिब्स, लोअर रिब्स जो हैं वो मूव करती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से ट्रांसफर डायमीटर जो है इंक्रीज होता है। अब दूसरी जो मूवमेंट है हमारे पास वो पंप हैंडल है। अब पंप हैंडल जो मूवमेंट है, पंप की एग्जाम्पल है कि पंप को जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये रिब्स हैं, सारी की सारी ये जो रिब केज है पूरा का पूरा अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो मूव जब करेगा तो ये जाहिर बात है ये वाली जगह जो ये है ये डायमीटर जो है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ में स्टर्नम भी मूव करेगा, ठीक है, स्टर्नम ने भी मूव किया, रिब्स ने भी मूव किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज़ हो गया। होप सो ये समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं दोबारा से समझा दूँगी। और अगर इसकी समझ आई है, आपको अच्छा लगा है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये ना एक थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है, थोड़ी सी मेरे लिए मोटिवेशन होती है। अगर आप नहीं करते कमेंट, मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आया और मेरा फिर दिल नहीं करता आप लोगों को दोबारा से पढ़ाने को। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ से भी आपको बता देती हूँ। बकेट हैंडल मूवमेंट में हमारे पास 7 से 10th पेयर ऑफ रिब्स थे, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज़ हुआ था, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हुई थी रिब्स की, ठीक है। पंप हैंडल में क्या था, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज़ हुआ था। मसल कौन सा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जिसने रिब्स को मूव किया था, एलिवेट किया था रिब्स को। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टर्नम हुई थी, जिस 2nd और 6th रिब जो है वो मूव हुई थी, एलिवेट हुई थी, ठीक है। अब ये है डायफ्राम के पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो लिखे हुए यहाँ पे मैंने, कि डायफ्राम सबसे पहले रेस्टिंग, मैंने कहा था रेस्ट में क्या होता है, आर्च शेप या डोम शेप होता है, और जब फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है। 3 कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं, कौन से, स्टर्नल, कोस्टल और लंबर। अब ये जो स्टर्नल, कोस्टल और लंबर, ये तीनों स्टर्नल, कोस्टल और लंबर तीनों मिलकर एक सेंट्रल टेंडन बनाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मसल के अंदर 3 ओपनिंग हैं, कौन सी ओपनिंग है, एक वेना केवल ओपनिंग है, एक इसोफेजियल ओपनिंग है, और एब्डोमिनल एओर्टा के लिए एब्डोमिनल एओर्टा ओपनिंग, ठीक है। ये 3 ओपनिंग होती हैं। अब उसके अलावा क्या फ़ीचर
आपने याद रखनी है। डोम शेप है मसल, फ्लोर बनाता है थॉरेक्स का, ठीक है, सेपरेट करता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ को। हेमी डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट हेमी डायफ्राम में। राइट हेमी डायफ्राम जो है स्ट्रॉन्गर होता है, किसकी वजह से? लिवर की वजह से, प्रोटेक्टेड होने की वजह से, ठीक है। लेफ्ट जो है वो प्रोन होता है रप्चर के और डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाता है। ये पॉइंट्स मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है, आपको समझ आ गए होंगे। अब आते हैं असेसरी मसल्स के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब असेसरी मसल्स क्या है हमारे पास? एक यहाँ पे मैंने सारे मसल्स 1 बाय 1 लिखे हैं, उनके ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई लिखी है, ठीक है। नर्व सप्लाई बुक में नहीं लिखी गई, मैंने खुद ऐड किया। आप याद करना चाहें तो अच्छी बात है, बल्कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है यहाँ पर सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए लिखा है, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो है ये किस तरह रोल प्ले करता है ब्रीदिंग के अंदर। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? स्टर्नम से और क्लेविकल, 2 हेड होते हैं इसका, एक स्टर्नल हेड और एक क्लेविकल हेड। क्लेविकल के मीडियल पार्ट से और स्टर्नम से ये ओरिजिनेट हुआ। इंसर्ट कहाँ पे हुआ? हमारे बिल्कुल एयर के बिहाइंड मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, मेस्टॉइड बोन का मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये जाके इंसर्ट कर जाता है। एक्शन क्या है? प्राइमरी एसेसरी मसल है ब्रीदिंग का, एलिवेट करता है किसको? स्टर्नम, क्योंकि स्टर्नम पे लगा हुआ है, स्टर्नम को एलिवेट करेगा। स्टर्नम एलिवेट हो रहा था तो कौन सा डायमीटर इंक्रीज हो रहा था? एंटीरो पोस्टीरियर, ठीक है। नर्व सप्लाई लॉन्ग थोरेसिक नर्व, CA to T1 हम कहते होते हैं इसके रूट वैल्यू, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व आप लोगों ने याद रखनी है कि ये इसको सप्लाई करती है। अब स्केलिनी मसल जो है दूसरा मसल हमारे पास है। स्केलिनी ना 3 फाइबर्स होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। एक एंटीरियर स्केलिनी है, एक मिडल स्केलिनी है, एक पोस्टीरियर स्केलिनी है। तीनों के अलग अलग ओरिजिन इंसर्शन है, ठीक है। एक्शन तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस रिब की वजह से डिफरेंस आ जाता है कि रिब जो है फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पे लगा होगा वो फर्स्ट रिब को एलिवेट करेगा, जो सेकंड पे लगा होगा वो सेकंड को एलिवेट करेगा। अब एंटीरियर की बात करते हैं, जो आगे आगे पड़ा हुआ है। ये हमारे क्या होते हैं? ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो वर्टिब्रे वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं और हमारी जो रिब है उस पर आके इंसर्ट हो रहे होते हैं। अब कौन सी ट्रांसवर्स प्रोसेस? ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे भी भूल जाता होता है, ये आपने याद रखनी है बात। बार बार जब रिपीट करते हैं ना मसल्स को हम लोग तो हमें याद हो जाते हैं। अब ये क्या है? ओरिजिन इसकी एंटीरियर स्केलिनी के क्या है? एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 से C7, ठीक है। एंटीरियर ट्यूबरकल इसलिए लिखा है क्योंकि मिडल वाला जो है वो पोस्टीरियर ट्यूबरकल से है और जो पोस्टीरियर वाला है वो भी पोस्टीरियर ट्यूबरकल। ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर ट्यूबरकल होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर जो है एंटीरियर ट्यूबरकल से, मिडल जो है वो पोस्टीरियर से और पोस्टीरियर भी पोस्टीरियर से। आपने ट्रांसवर्स प्रोसेस याद रखना है किसके? C3 से C7। मिडल किससे हो रहा है? मिडल जो हो रहा है C3 से C7, ये भी सेम है, ठीक है। और ये भी फर्स्ट रिब पे लग रहा है। इसके अलावा मिडल वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस और एक्सिस से भी, ठीक है, एटलस और एक्सिस से भी हो जाता है, ओरिजिनेट हो रहा होता है और ये दोनों जाके इंसर्ट होते हैं किसके ऊपर? अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट रिब। ये भी अब ये जो पोस्टीरियर वाला है ना, पोस्टीरियर की ओरिजिन अगर हम देखें यहाँ पे, पोस्टीरियर जो है पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस C4 C6, वो C3 से C7 तक थे। ये C4 से C6 से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं और इंसर्ट कहाँ पे हो रहे होते हैं? सेकंड रिब पे, ठीक है। अगर ये आउटर सरफेस अपर सरफेस नहीं याद रहता ना रखिए, फर्स्ट रिब और ये सेकंड रिब, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। एक्शन क्या है? अब जो फर्स्ट रिब पे लगा हुआ है फर्स्ट को रेज करेगा, जो सेकंड पे लगा हुआ है वो इंस्पायरेशन के दौरान सेकंड को रेज करेगा। फिर नर्व सप्लाई की बात करते हैं। एंटीरियर वेंट्रल रेमाई जो है C4 से 6, ये इसकी नर्व सप्लाई है, ठीक है। इसमें एंटीरियर वाले की, ठीक है, एंटीरियर की वेंट्रल रेमाई C4 से 6, ठीक है। और मिडल और पोस्टीरियर की अगर बात करें तो मिडल रेमाई की वेंट्रल रेमाई मिडल की वेंट्रल रेमाई C3 C8, ये C4 से C6, ये C3 से C8 और इसकी जो पोस्टीरियर की है ये C6 से C8 है वेंट्रल रेमाई, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, इसको याद करना, देख लीजिए। अगर नहीं करना तो भी इट्स ओके, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है ना ही MCQs में आ सकता है, तो रहने दें अगर मुश्किल लगता है, अदरवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद हम देखते हैं अपर ट्रेपेजियस। अपर ट्रेपेजियस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इसका मिडिल पार्ट ऑफ सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, ठीक है। किसकी? ऑक्सीपिट के ऊपर एक सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन होती है, उसकी मिडिल पार्ट से ओरिजिनेट करता है। लिगामेंटम न्यूक्लियाई, ठीक है। लिगामेंटम न्यूक्लियाई, लिगामेंट लगा होता है कहाँ से? स्कल से लेकर हमारे पास ये स्पाइनस प्रोसेस C7 तक, ठीक है। सारे C7 स्पाइनस प्रोसेस तक क्या होता है? लिगामेंटम न्यूक्लियाई लगा होता है, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। इंसर्ट कहाँ पे करता है? ये
डिस्टल थर्ड ऑफ क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल के हमने मिडल पार्ट पे पहले हमने मसल देखा, वो कौन सा हमारे पास मसल था, SCM स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अभी अपर ट्रापेजियस क्या है, उसके डिस्टल थर्ड पे लगा हुआ है। नर्व सप्लाई क्या है इसकी, एसेसरी नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व, क्रेनियल नर्व जो है 11th क्रेनियल नर्व, ये इसको सप्लाई करती है, ठीक है। और एक्शन क्या है, ये एलिवेट करता है थोरेसिक केज को, ठीक है। तो इसलिए ये किस में हेल्प कर रहा है, ये इंस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है। अब उसके बाद पेक्टोरलिस हमारे पास मेजर और माइनर। पेक्टोरलिस मेजर, जो मेजर माइनर है, ये माइनर की अगर बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं हमारे पास, इसकी ओरिजिन होती है 3rd से 6th रिब, ठीक है। 3rd रिब, 4th, 5th, 6th, इन रिब्स से ओरिजिनेट होता है और इंसर्ट कहाँ पे होता है, कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। स्केपुला का कोराकॉइड प्रोसेस है, वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अब ये जो पेक्ट मेजर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये मीडियल थर्ड ऑफ क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल से ही ओरिजिनेट हो रहा है, मेनोग्रियम से हो रहा है, बॉडी ऑफ स्टर्नम से हो रहा है, और कोस्टल कार्टिलेज कितनी 1 to 6 रिब के कोस्टल कार्टिलेज से बड़ा सारा मेजर मसल है, ठीक है। तो रीजन भी ज़्यादा है। इंसर्शन कहाँ है, लेटरल लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अगर इतना सारा याद नहीं रहता तो ह्यूमरस पे याद रख लें, ह्यूमरस का जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ना, वो वहाँ पे, ठीक है, ये वहाँ पे इंसर्ट होता है। अब इसके अलावा हम इसका एक्शन देख लेते हैं। एक्शन ये क्या करता है, ये इसका एक्शन है कि ये लिफ्ट करता है रिब्स को और स्टर्नम को, उसके अलावा पुल करते हैं एंटीरियर चेस्ट को। अगर हम ये पैक्ट की बात करें, पैक्ट मेजर की बात, ठीक है, तो और इसके अलावा अगर इन सब को रिब्स को एलिवेट करेगा, लिफ्ट करेगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। माइनर वाला क्या करता है, माइनर वाला हमारे पास ये हेल्प करता है फोर्स इंस्पायरेशन में, रेजिंग रिब्स एंड इंक्रीज इंट्रा थोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डिक्रीज़ लिखना था, मैं इंक्रीज़ नहीं करेगा। इंट्राथोरेसिक प्रेशर अगर कम होगा तो ही इंस्पायरेशन होगी ना, तो ये कम करेगा, यहाँ पे गलती है थोड़ी सी, ठीक है। अब सेरेटस इंटीरियर क्या है, सेरेटस इंटीरियर भी हेल्प कर रहा होता है इंस्पायरेशन में। इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, आउटर सरफेस ऑफ अपर 8 रिब्स। ये मैंने याद रख लिया था, ये 8 रिब्स हैं और पहली वाली अपर वाली 8 रिब्स हैं। इनकी आउटर सरफेस बाहर से बॉर्डर, ये डिजिटेशन होती है इसकी, 8 डिजिटेशन। इंसर्शन कहाँ पे होते हैं, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, कोस्टल सरफेस जो होती है इसकी स्कैपुला की, उसके मीडियल बॉर्डर पे, ठीक है। एक्शन क्या है, एक्सपैंड करता है रिब केज को, क्योंकि रिब केज के ऊपर लगा हुआ है, स्कैपुला के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। नर्व सप्लाई लॉन्ग थोरेसिक नर्व इसको सप्लाई करती है। देन हमारे पास आता है लेटिस्मस डोर्साई। लेटिस्मस डोर्साई की ओरिजिन कहाँ से होती है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लोअर 6th थोरेसिक, लंबर एंड अपर सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। ये इन सब से ओरिजिनेट करता है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आइलेट क्रेस्ट, आइलेट क्रेस्ट बड़ी मज़े की है, यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है। और लोअर 3 to 4 रिब्स, यहाँ से ये थोड़ा सा बाईपास करते हुए जाता है और ये किस के पास जाता है, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव ऑन ह्यूमरस, ठीक है। जहाँ 2 मेजर मसल लग रहे होते हैं ना, हम इसका निमोनिक भी याद करते होते थे, लेडी बिटवीन 2 मेजर, ठीक है। पैक्ट मेजर और ट्रीज मेजर के दरमियान एक ग्रूव होती है, वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। एक्शन क्या है, असिस्टिंग इंस्पायरेशन, कैसे, पुल ट्रंक, क्योंकि पूरे ट्रंक पे लगा होता है, एक्सटेंशन करवाता है, तो ये ट्रंक को पुल करता है, तो असिस्ट करता है इंस्पायरेशन के दौरान। नर्व सप्लाई क्या है, थोरैकोडोर्सल नर्व C6 से C8, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास मसल है थोरेसिक एरेक्टर स्पाइनी, ठीक है। एरेक्टर स्पाइनी जो है लार्ज मसल है, ठीक है। स्कल से सेक्रम तक पूरा होता है, लेकिन हम थोरेसिक वाले पार्ट को देख लेते हैं। थोरेसिक वाला पार्ट थोरेसिक केज को एक्सटेंड करेगा, रेज करेगा रिब्स को, और एक्सपेंशन थोरेक्स की करवाया जाएगा, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा थोरेक्स का, ठीक है। ये मसल हैं, आपको याद नहीं होते, कुछ निमोनिक्स भी हैं इसके, जैसे एक ESSAYS से निमोनिक बनाते होते हैं, E से एरेक्टर स्पाइनी, S से सेरेटस एंटीरियर, S से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, फिर 8 से एंटीरियर सेरेटस एंटीरियर, ठीक है, और Y से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये निमोनिक बना के हम लोग करते होते हैं याद। एक्सपायरेशन के मसल्स लास्ट हमारे पास रह गए हैं, ये देखते हैं। एक्सपायरेशन में हमारे पास जो मसल हैं, एक्सपायरेशन क्या है, मैंने बताया था कि ये पैसिव प्रोसेस है। पैसिव कैसे, जब लंग जो है वो एक्सपैंड हुआ है, तो वो खुद ही जब एयर बाहर मूव करेगी तो वो खुद ही कोलैप्स हो जाएगा, मतलब डिफ्लेट हो जाएगा। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है। लेकिन अगर हमने डीप ब्रीदिंग करनी है या फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होगा, मसल वर्क करेंगे। कौन से मसल वर्क करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई मसल वर्क नहीं करेगा, पैसिव प्रोसेस है, खुद ब खुद होगा, ठीक है। क्योंकि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर जब रिलैक्स होता है तो वो खुद ही लंग्स जो हैं वो डिफ्लेट हो जाते हैं। अब मसल कौन से, एब्डोमिनल मसल्स हैं। एब्डोमिनल मसल हमारे पास मेन 3 मसल जो रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सॉरी ऑब्लिक आना है, इंटरकोस्टल नहीं, ऑब्लिक,
इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये बात याद रखनी है, यहाँ पे हम कंफ्यूज करते हैं कि एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल है, इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल है। ई से एक्सपायरेशन है, इसमें एक्सटर्नल नहीं आएगा, ठीक है, ऑपोजिट है, ई क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, इस पर एक्सटर्नल नहीं आएगा, इंटरनल आएगा। अब इंटरनल फाइबर किस तरह से स्लोप ओब्लिकली बिटवीन रिब्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम आपको एक्सटर्नल के लिए दिखाई थी, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे अगर इंटरनल इंटरकोस्टल की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये बैकवर्ड और डाउनवर्ड इस तरह से इसके फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर क्या करवा देते हैं, ये रिब्स को डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड मूव कराते हैं, डिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रिब के जब डिप्रेस होता है तो डायमीटर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और एयर जो है वो मूव करती है आउटवर्ड, ठीक है। ये इसका जो है। उसके अलावा जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एब्डोमिनल मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, यहाँ पे डायफ्राम था, इसके नीचे एब्डोमिनल मसल हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एब्डोमिनल कंटेंट अपवर्ड मूव करेंगे, डायफ्राम भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये रिब के जो है लंग के लिए जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा चेस्ट कैविटी का, जिसकी वजह से एयर आउटवर्ड मूव करेगी। तो ये आज के मसल्स थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की एनाटमी है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।